हेलो बच्चों, तो चलो हमने 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और दोनों सेशन में हमने देखा है कि अगर लॉन्ग लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का तो किस टाइप का कॉन्सेप्ट आ सकता है और उसे उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो लास्ट 10 ईयर में रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं सेम डेटा के साथ, बट अब डिफरेंट डेटा के साथ देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, जो कि अगर वो आप उतने क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 65 to 70% मार्क्स आपका सिक्योर हो सकता है। और चलो आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि काफी सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि काफी इजी होता है और इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन 3। तो पहला हमारा टाइप 1 टाइप। तो आप देखोगे तो एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव, तो इस पे जनरली एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव, तो ये इस पे भी क्वेश्चन 1 2 3 टाइप का देखो, इसमें 3 क्वेश्चन है और ये केस सिनारियो दिए गया, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर होती है। तो चलो स्टार्ट करते। तो इसमें बोला है ए ड्रोन हाइट इन अ मीटर एट अ टाइम t सेकेंड इज मॉड्यूलेट बाय अ हाइट का कंडीशन दिया हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड इनटू द फॉर्म ऑफ t। तो इसमें 3 क्वेश्चन बने हैं बच्चे। फाइंड द टाइम व्हेन अ ड्रोन वेलोसिटी बिकम 0, मतलब वेलोसिटी एट अ टाइम बिकम 0। कंडीशन 1 हमें निकालना है, तो वो t का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझते चलना है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट रीच इन 5 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि ht जो है 0 to 5 सेकेंड, उसमें वो h मैक्स कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ h2t, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव h2t बाई t का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकल मीनिंग। तो चलो अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब सॉल्व करते हैं तो देखो पहला फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, फंक्शन देखो, ये फंक्शन हमें तो प्रॉब्लम देखोगे तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ht इक्वल टू 2t का होल क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t प्लस 10। ये हमें क्वेश्चन दिया। अब हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द टाइम व्हेन द ड्रोन वेलोसिटी बिकम 0। तो देखो आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस dx बाई dt। डिस्टेंस होता है हमारा मीटर में और टाइम होता है सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बेसिकली वेलोसिटी बोलकर हमें थोड़ा सा कंफ्यूज, जो बच्चे फिजिक्स नहीं जानते होंगे, तो ये dx बाई dt फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो चलो अब निकालते हैं, हम पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा पहले का होगा dh बाई dt। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 15 इंटू टी 2 इंटू टी प्लस 36 प्लस 0, बिकॉज कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो अब इसको सोल्व कर लो बच्चे। 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36। अब बोला गया है कि कंडीशन बताओ जब dh बाई dt इक्वल टू 0, तो हमें बेसिकली इसको 0 करना है। तो अब इसको 0 करोगे तो 6 को कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब इसको देखो 5 को कैसे कितने में तोड़ोगे, 2 और 3 का फैक्टरिंग करोगे तो वो 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू टी माइनस 2 कर लेना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे अब हमारा आ गया dh बाई dt डेट रिप्रेजेंट योर वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t1 एंड t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो ये ना, एक तो वेलोसिटी का भी निकल गया और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा एट t इज इक्वल टू 2 और 3 सेकेंड। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है बेसिकली। अब चलो यहाँ पे हम आंसर भी लिखते चलते हैं। तो हमारा ये पहला सॉल्व हो गया, v इक्वल टू 0 एट t1 इज इक्वल टू 2 और t2 इज इक्वल टू 3। अब दूसरे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट। अब दूसरे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट का बोला गया है,
देखो मैक्सिमम हाइट बोला गया कि मैक्सिमम हाइट टू रीच ड्यूरिंग 5 सेकेंड। अब देखो इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है कि मैक्सिमम हाइट, अब हम पहले भी पढ़े थे कि dh/dt मैक्सिमम के लिए हम dh/dt इक्वल टू 0 करेंगे और उसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, राइट। क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया 2 और 3 आया था, और dh/dt किस फॉर्म में आया था 6 इंटू एक्स 6 इंटू हमारा क्या था बचाओ बच्चे, t-2 सेकेंड एंड t-3। अब ये 0 है। तो अगर हम देखो, अगर हम ग्राफिकल वे में अगर समझे इसको ग्राफिकल वे में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो h और ये t, h एज ए फंक्शन, कोशिश करना ग्राफ भी बनाने का। तो हमें बोला गया कि ये अगर हमारा 5 सेकेंड है, ये हमारा 3 सेकेंड है, ये हमारा 2 सेकेंड है और ये 0 है। तो अगर 2 से कम कोई भी वैल्यू होगा तो केसेस क्या बन सकती है, केस 1 बन सकता है हमारा वैल्यू बिटवीन 0 to 2, वैल्यू बिटवीन 2 to 3, वैल्यू बिटवीन 3 to 4, 3 to 5, ये राइट। ये 3 कंडीशन हमें बनाना है। तो देखो अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 to 2 के बीच में होगा तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। ये वैल्यू हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में ग्रेटर देन 0 होगा। 2 to 3 मतलब एक डेरिवेटिव 2, ये डेरिवेटिव निगेटिव होगा फर्स्ट वाला और ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चे। ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा अपना वैल्यू। अब तो इसमें ये वाला हमारा लेस देन 0 हो गया। अगर हम तीसरा डेरिवेटिव देखें, तीसरा ये, तो इसमें क्या है कि दोनों पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है बच्चे। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हमारा 3 सॉल्यूशन बना इसमें, ठीक है बच्चे। 3 सॉल्यूशन बना तो हम क्या, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इसका करना हुआ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे बच्चे। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है बच्चे, और ये ग्रेटर देन 0। तो देखो ये जो होगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा अपना, इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे मिनिमा आएगा और यहाँ पे मैक्सिमा आता चला जाएगा। तो देख बच्चे, ये क्रिटिकल पॉइंट आया था 2 और 3 पे, तो 2 इज रिप्रेजेंट योर लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। बट काफी सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को ही वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कर लेते हैं, और वो गलती होता है। तो जो अगर तुम लोकल मैक्सिमा करोगे तो ये क्या करोगे तुम, इसमें h एंड t इज इक्वल टू 2 पे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप आंसर मान लोगे। बट ये हमें चेक करना पड़ेगा कि h इज इक्वल टू 2 और h इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 पे कौन सा वैल्यू बड़ा आ रहा है। बिकॉज तुम देखो तो यहाँ पे मैक्सिमा तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये इंक्रीजिंग कर्व है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एट 5 पे ये लोअर देन 2 का वैल्यू हो या हायर देन 2 का वैल्यू हो। तो वो हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है बच्चे। तो अब हमें 2 कंडीशन चेक करना है कि h एट t इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है और h एट 5 पे कितना वैल्यू आता है। तो चलो हम चेक करते हैं h एट t इज इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है। तो देखो 2 इंटू डॉट 2 का होल क्यूब माइनस 50 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10, ये हो गया। अब इसको करोगे तो 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 10। अब ये आ गया 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 10। अब इसको कैलकुलेट करो, 82 प्लस ये आपका ये आ रहा है 38 आ रहा है ना बच्चे, बताओ। ये आपका 1026, तो यस ये 38 आ रहा है। अब इसी देखो तो एक, अगर तुम बच्चे यही गलती करेंगे 38 आंसर कर लेंगे कि उनको लगेगा कि भाई क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, उसका मैक्सिमा ये आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा विल बी माय आंसर। बट ये हमेशा सही नहीं होता है, समटाइम इट इज करेक्ट, समटाइम इट इज नो। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट देखना होगा, जो इंक्रीजिंग कर्व है वहां का, फिर लास्ट पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर h एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे चेक करना होगा। तो ये क्या आएगा बच्चे, 2 इंटू 5 का होल क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये 120, ये 250 आ जाएगा बच्चे, ये 125, 15 इंटू 25, यस, प्लस ये 180 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करो, 250 माइनस 375 प्लस 190। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो ये लमसम 65 आएगा। तो देखो यही कंफ्यूजन होता है, एक तो आपके पास क्या आंसर आया बताओ, एक तो आपके पास आया बच्चे, एक आपके पास 65 आया और एक आपके पास 38 वैल्यू आया। देखो लोकल मैक्सिमा से ज्यादा h एट 5 है, तो आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का, जो कि मैक्सिमा हाइट 5 सेकेंड में आएगा, h मैक्स इज इक्वल टू 65 मीटर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है बच्चे, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन था। अब हम तीसरे चलते हैं कि तीसरे का क्या होगा। तो तीसरे में हमें थर्ड डेरिवेटिव बोला गया, सेकेंड डेरिवेटिव बोला गया। तो देखो बच्चे, इसका फिजिकल मीनिंग समझना पड़ेगा। ये h जो है हमारा मीटर में दिया हुआ है, राइट। तो h जो है हमारा मीटर में है। अगर h बाई टी करेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड करेंगे। dh बाई डी टी करोगे तो, अगर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर करोगे, मतलब ये 2 टाइम ऑफ h करोगे तो क्या होगा, मीटर इंटू मीटर। बताओ बच्चे, ये तो हमेशा मीटर ही रहेगा, लेकिन टाइम का अगेन डेरिवेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो फिजिकल मीनिंग तो देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बच्चे, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, ये हमारा एक्सेलरेशन। देखो डीएच ये मीटर पर सेकेंड है, इसको फिर टाइम से डेरिवेटिव करना है, तो इसको फिर डिवाइड अगर करोगे मीटर पर सेकेंड को टाइम से इनडायरेक्टली, तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो फिजिकली मीनिंग तो हमारा आ गया कि भैया ये तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम इसका डेरिवेटिव भी देखेंगे। तो अब अपना आंसर तो आ गया है, अपना तो आंसर ये आ गया है कि h का मीनिंग जो है सेकेंड डेरिवेटिव पे ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। बट हम डेरिवेटिव कर लेते हैं अपने के लिए जानने के लिए। 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36, ये हमारा dh बाई dt था। अब हम d स्क्वायर h बाई dt स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी डेराइव करो, 12t माइनस 30। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, तो ये देखो कितना सिंपल है, इजी है। लॉजिक तो थोड़ा सा क्वेश्चन 2 में आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या कैसे करना है। तो शॉर्टकट नहीं, इजी क्वेश्चन देखकर एकदम एक्साइटेड नहीं होना है, हमें सोचना है, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलो अब दूसरे टाइप 2 देखो। जनरली इसमें प्रोबेबिलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंडीशन। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हो। देखो इसमें मैं ना एक मेथड, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हो और बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव में भी यूज कर सकते हो। तो चलो अब सिनारियो समझते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोला है क्वेश्चंस में कि इन स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। ठीक है भैया, 60% फुटबॉल खेलता है, 30% प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल, सॉरी सही है, एंड 20% बोथ। ठीक है, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडमली। तो बच्चे एक्साइटेड होंगे कि भाई सर यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल की जगह पे बॉय एंड गर्ल रहता तो बेटर रहता। नहीं, इतना एक्साइटेड मत हो, क्वेश्चन ही समझो। तो चलो अब समझते हैं कि तुम अपने से समझ लो, क्योंकि तुम लोग लड़के और लड़कियां ज्यादा समझ के अच्छा क्वेश्चन बनाओगे ना। जेंडर इक्वालिटी का बातें करते हो कमीनो। चलो ये क्वेश्चन सब देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट कैन नाइदर प्ले नाइदर स्पोर्ट। अब ये मत बोलना कि नाइदर मैन और नाइदर गर्ल। तो क्या होगा वो, if the student play football, what is the probability that they also play basketball? Are the event playing football and playing basket are independent? देखो इसमें कॉन्सेप्ट भी उन्होंने चेक किया है और हमें कंडीशन भी चेक किया है।
तो एक दो होता है, वेन डायग्राम से भी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, सॉरी। और एक है कि हम इसको कंडीशन से पूछ सकते। तो पहले हम बोर्ड के हिसाब से सोल्व करते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन पहले देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल तुम्हारा क्या है 60%। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट प्ले आपका बास्केटबॉल, ये कितना है 30%। और प्रोबेबिलिटी वो दोनों प्ले करें, मतलब कि फुटबॉल इंटरसेक्शन आपका बास्केटबॉल जो है वो बोला गया है, ये कितने परसेंट है 20%। ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। दीज आर गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन को मैंने एक याद है स्ट्रेटेजी वाले डॉक में बताया था कि पहले हमें डेटा समझना है, देन हमें क्वेश्चन के हिसाब से उसको रिलेट करना है, सो डेट कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन और सॉल्यूशन के लिए सही हो। तो अब पहला सोल्व करते हैं कि नाइदर प्ले। तो क्या हम इसमें कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना गेम प्ले कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आप फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल ये निकालते हैं हम। तो ये क्या होता है बच्चे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। तो ये क्या होगा 60% प्लस 30% माइनस 20%। तो इसमें आ जाएगा 90% माइनस 20% कम टू योर 70%। अब देखो ये तो है कि बच्चे जब सारे बच्चे फुटबॉल, ये है कि बच्चे फुटबॉल और बास्केटबॉल टोटल खेल रहे हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 70%। अब ये है इसमें पूछा गया नाइदर प्ले स्पोर्ट, मतलब दो ही स्पोर्ट है, तो ये दोनों स्पोर्ट नहीं खेलते, वो कितने बच्चे होंगे। तो ये वो नाइदर वाला जो केस होगा बच्चे, नाइदर प्ले स्पोर्ट, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल यूनियन फुटबॉल। ठीक है बच्चे, तो ये आपका निकलेगा 1 माइनस 70% जो आया, और ये 30% विल बी योर फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि देखो स्पोर्ट खेलने का प्रोबेबिलिटी 70 है, तो स्पोर्ट नहीं खेलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1 होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ खेलने का प्रोबेबिलिटी करेंगे तो वो आ जाएगा। तो 70% हमारा खेलने का प्रोबेबिलिटी आया, तो नहीं खेलने का जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाइदर प्ले स्पोर्ट, जो नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्या होगा 1 माइनस 70%, जो कि हमारा 30% आया। तो हमारा पहला का आंसर बच्चे कितना आया, पहला का आंसर हमारा 30%। अब हम देखते हैं कि इफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आल्सो प्ले बास्केटबॉल। ठीक है बच्चे, तो देखो अब इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दे आल्सो प्ले बास्केटबॉल। तो अब देखो बास्केटबॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केट विथ रिस्पेक्ट टू फुटबॉल। तो क्योंकि देखो फुटबॉल के रिस्पेक्ट में बास्केटबॉल का पूछा गया है कितना है, तो अब इसको करने का होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल। तो अगर इसको करोगे तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल कितना है बच्चे 30%, और फुटबॉल क्या है 60%। तो जब ये करोगे तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गया आपका। ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये आपका प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कॉमन बच्चे कितने हैं, देखो इसमें इफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आल्सो प्ले बास्केटबॉल। तो देखो इसमें ये क्या होता है ना, कंडीशनल है। तो देखो ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल, राइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल, क्योंकि कंडीशनल है, ये फॉर्म होता है ना कंडीशनल का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इंटरसेक्शन क्योंकि ये कॉमन है ना, दोनों में आना चाहिए। तो अब इसका जो है ये देखो हमारा 20% है,
तो 20% इंटू डिवाइडेड बाई 60%, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फुटबॉल के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/3। अगर यही पूछा जाता क्वेश्चन में कि फुटबॉल कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं, कि इफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल रहता है, इफ द स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आल्सो प्ले फुटबॉल। अगर उल्टा हो जाता तो फुटबॉल का होता तो देखो इंटरसेक्शन तो कॉमन ही रहेगा, तो 20% विथ रिस्पेक्ट टू हमें किसका देखना पड़ेगा, बास्केटबॉल का, तो 30%, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ टोटल, 2/3 रेशियो आएगा। तो देखो ये है, हमें देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में देखना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का नीचे जो आएगा उसका प्रोबेबिलिटी लेना है। तो बच्चे क्लियर है इसका, तो ये हमारा 1/3 है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो तीसरा देखो, आर दे इवन प्लेइंग फुटबॉल एंड प्लेइंग बास्केटबॉल आर इंडिपेंडेंट। तो देखो इसका इंडिपेंडेंट का कंडीशन बताना क्या होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंडिपेंडेंट का कंडीशन बताओ बच्चे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो अब चलो चेक करते हैं इसका। तो ए के जगह पे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बास्केटबॉल, तो ये हमारे पास है 20%। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास 20% है। तो अगर हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, 0.20। अगर हम इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 0.3, क्योंकि इसका 30% है, तो इसको करोगे तो 0.18 आएगा। देखो ये इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब है ये जो कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, अब देखो ये प्रॉब्लम को ना फर्स्ट और सेकंड को कितने इजी वे में, अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो इसका मेथड 2 भी है और कितना सिंपल हो जाता है। मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ कि आप वेन डायग्राम बनाओ, ये बोलो ये बास्केटबॉल का है, ये फुटबॉल का मान लो, रुको यहाँ इसमें ना कुछ करने का जरूरत ही नहीं, इसी से बन जाएगा। ये मानो ये आपका है फुटबॉल का, ये आपका है बास्केटबॉल का। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन एरिया है जो आपने बोला था। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फुटबॉल का कितना था बताओ, 60%। नहीं, ये देखो 60% क्या था, देखो इसी में थोड़ा सा ये पहले हमें लिखना है कि इंटरसेक्शन क्या है, 20%। ये हमारा 20% है। अब देखो ये फुटबॉल में कितना परसेंट बोला गया है, 60% बोला गया है। तो 60% में तो 40% कॉमन में है, तो 60 में से 20% बचा तो कितना होगा, तो 40% इधर आ गया हमारा शेयर, मतलब 40 + 20 = 60 होगा। और हमें बास्केटबॉल में कितना बोला जा रहा है बच्चे, बास्केटबॉल में बोला जा रहा है कि हमारा 30% है, कितना है 30%, तो इधर 20 है तो इधर कितना आएगा 10% आएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया एक लाइन में। कैसे, अब पूछ रहा है कि फाइंड द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट प्ले नाइदर ऑफ द फुटबॉल, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 7, 40, 20, 10, 70%। तो 1 - 70% 30%, ये आंसर हो गया आपका जो हमने निकाला था। एक लाइन में आंसर आ गया। देखो क्या वेन डायग्राम का ये है इंटरेस्ट। अब दूसरा देखो, इफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे प्ले बास्केटबॉल। ठीक है,
ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हमारा फुटबॉल खेल रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल्सो प्ले अ बास्केटबॉल, तो ये ऑल्सो प्ले द बास्केटबॉल, तो ये हमारा कॉमन 20 में, तो फुटबॉल तो हमारा ये टोटल खेल रहा है ना, तो 60% फुटबॉल खेल रहा है, और उसमें से पूछ रहा है बास्केटबॉल कितना खेलेगा, तो 20 खेलेगा ना भैया, तो 1/3 आंसर हो गया इसका। क्योंकि देखो ये टोटल हमारा फुटबॉल खेल रहा है और इसमें से 20 जो है बास्केट भी खेल रहा है, तो हम 20 डिवाइडेड बाई 60 ही तो करेंगे, है ना। तो ये अपना पहला दूसरा ये हो गया। तो देखो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए ना, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी वे में प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और हम लोग काफी डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक वाइज सेशन करेंगे। तो चलो टाइप 3 पे चलते हैं, टाइप 3 का प्रॉब्लम देखते हैं। तो टाइप 3 का प्रॉब्लम जो है अपना वो लीनियर प्रोग्रामिंग पे है। तो हमने प्रोबेबिलिटी पे देख लिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखो पहला हमने किस पे देखा था, पहला हमने प्रॉब्लम देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा प्रोबेबिलिटी पे, और तीसरा अब हम देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे। तो देखो ये सब इसी, अब तुम देखोगे भी तो ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है एलपीपी पे। तो अब टाइप 3 में देखो, एक कंपनी प्रोड्यूसेस चेयर, ठीक है भैया, चेयर एंड टेबल प्रोड्यूस करता है कंपनी, समझ लिया। ईच चेयर रिक्वायर 2 आवर एंड कारपेंट्री 2 आवर ऑफ कारपेंट्री, 2 आवर कारपेंट्री के लिए चेयर लेता है, 1 आवर फॉर पेंटिंग। मतलब अगर चेयर बनाती है कंपनी तो उसको 2 घंटा कारपेंट्री के लिए लगता है और 1 घंटा उसको पेंटिंग के लिए लगता है। ईच टेबल रिक्वायर, और जो टेबल बनाती है वो 3 घंटा कारपेंट्री के लिए लेती है और 4 आवर पेंटिंग के लिए लेती है। द कंपनी हैज 60 कारपेंट्री आवर एंड 40 पेंटिंग आवर डेली। तो ये डेली का बोला कि देखो इतना ही टाइम वो कारपेंट्री को दे सकता है और इतना टाइम पेंटिंग को दे सकता है। तो प्रॉफिट पर चेयर जो है 500 पर चेयर है और 800 पर टेबल है। तो पूछ रहा है कि फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दूसरा ग्राफ द फीजिबल रीजन एंड द फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल। ऑप्टिमल नंबर भैया किस कंडीशन में, कि मानो कि तुम कोई बिजनेस करोगे, तो बिजनेस करोगे तो ऑब्वियस बात है कि तुम कोशिश करो कि हमारे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो और प्रॉफिट हो, हम उसी को करें। तो इसी में पूछा ऑप्टिमम नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो इससे ये समझना पड़ेगा, ये लिंक्ड है प्रॉफिटेबिलिटी से, प्रॉफिट से, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो यहाँ पे दिया हुआ। तो अब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगा, तो अब हम पहले कंडीशन बनाते हैं। तो मान लो कि चेयर के लिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ चेयर्स x है, ठीक है, और नंबर ऑफ, तुम चेयर टेबल लिख लो, नंबर ऑफ टेबल को मान लो कि ये y है। अब हमें कंडीशन बनाना है, तो यहाँ पे चेयर कर लो, देखो एक टेबल फॉर्म हमेशा हेल्प करता है, और यहाँ टेबल कर लो। अब यहाँ पे डाल दो, ये कारपेंट्री के लिए है और ये हमारा पेंटिंग के लिए ठीक है बच्चे। आवर्स तो कितने घंटे देती है, पहला 2 घंटा देती है और उसके लिए पेंटिंग के लिए 1 आवर देती है। और दूसरा चेयर टेबल के लिए क्या है कंडीशन, हमने देखा था टेबल के लिए ईच टेबल रिक्वायर 3 आवर्स, 3 और 4 आवर्स। तो कंडीशन हम बनाते हैं कि क्या होगा, क्या बोला गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, डेली प्रॉफिट पर चेयर। तो चेयर का प्रॉफिट क्या बोला है इन्होंने कि चेयर, तो चेयर देखो, तो जेड हमारा जो आएगा चेयर के लिए, तो 500 नंबर ऑफ चेयर क्या है x है, तो 500 इंटू एक्स प्लस 800 इंटू वाई, 800 इंटू वाई। अब कंडीशन बनाना है चेयर के लिए, तो द कंपनी हैज 60 कारपेंट्री एंड आवर। तो ये बोल रहा है अब टोटल में, अब ये बोला है कि ये इनके पास जो है भैया ये टोटलिटी में 60 ही है मैक्सिमम, और पेंटिंग के लिए मैक्सिमम 40 है। तो अब इसको कंडीशन बनाओ, देखो ये मैक्सिमम आवर एलोकेटेड है, ये मैक्सिमम आवर एलोकेटेड है, ये कारपेंट्री के लिए है और ये आपका पेंटिंग के लिए है। तो अब इसे कंडीशन बनाओ, तो देखो 2x पहला बनेगा
कि दो चेयर क्योंकि कितना नंबर ऑफ चेयर x है तो 2x और 3x, ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे चेयर का तो कितना होगा, पहला कंडीशन बनेगा 2x प्लस, क्योंकि हम इसका कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेयर है तो ये x आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। देखो सिंपल हो गया ना टेबल के फॉर्म में। तो डायरेक्ट लिख दो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा बच्चे 60, और दूसरा हो जाएगा हमारा कंडीशन x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, बताओ बच्चे, लेस देन इक्वल टू 40। और देखो नंबर ऑफ चेयर और टेबल के लिए बोला गया है, ठीक है बच्चे। तो नंबर ऑफ चेयर और टेबल कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो x एंड y शुड इक्वल इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा पहला कंडीशन बना। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी का चेक करते हैं। अब ये हमने बना दिया, अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं, साइड में इसको लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था, अब इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। z इज इक्वल टू 500x प्लस 800y और कंडीशन 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 60, और दूसरा जो है x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 40, और x एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। अब उस कंडीशन को यूज करके दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें बोला है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिजिबल रीजन। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन में अगर x 0 करोगे तो y 20 होगा। पहला हम ग्राफ बनाते हैं, पहला तो हो जाएगा x y इक्वल टू 0, तो ये एक हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चे। चलो एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे लेकर पहले ग्राफ समझा देता हूँ, फिर अपन उधर चलेंगे समझने के लिए। अब पहले हम पहला कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है बच्चे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बताओ 20, और हम अगर y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, y 0, तो x इज लेस देन y इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 30। तो पहला हमारा कंडीशन आ गया, और ये इंक्रीजिंग है, तो पहला 30 20। तो हम पहला ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा इधर कहीं आएगा, ये है x 0 y 20, x 0 y 20 मतलब 0 20, और ये हमारा आएगा 30 0। तो ये देखो, ये लाइन जो है कुछ इस टाइप से जाएगा बच्चे, ठीक है। ये हमारा पहला लाइन आ गया, पहला, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं L1। तो ये हमारा L1 है, ये हमारा L1 है। अब L2 का कंडीशन चेक करते हैं इसी टाइप से। ये अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 देन लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है बच्चे। और y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 40 होगा। तो देखो ये हमने यहाँ, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ कि आपको समझ आएगा। x, अब ये b लाइन के लिए ये 40 और 0 है, ठीक है बच्चे। और x क्या है, x 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा 0 10, ठीक है। और तीसरा है x इज इक्वल टू 0 0। तो देखो बच्चे, ये हमारा L2 लाइन हो गया, ये हमारा L2 लाइन हो गया, और हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट और हमारा ये, क्योंकि ये सारा अंदर में, तो हमारा ये एरिया हमारा डिफाइन करेगा।
तो बेसिकली एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया हमारे ग्राफ का। समझे बच्चे? तो अब चलो इस पॉइंट को, ये पॉइंट L1 और L2 से इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो अब L1 L2 के x का वैल्यू, x के वैल्यू में y का डाल दो, नहीं तो यहां से निकाल लो। अब L1 L2 को ऑपरेट करते हैं हम, L1 L2 को ऑपरेट करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला जो लाइन है था 2x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 80 आया। तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3y, ये 60 है ना। तो ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक 0 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 20। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू 4, मतलब काफी नीचे पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और x का वैल्यू किसी में भी डाल के पुट कर लो तो 4y, तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो 16, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू -40 माइनस 16, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 24। तो बेसिकली ये हो रहा है कि 24 और 4 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब हम इससे सोल्व करते हैं। अब सारे पे हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अब ये तो कंडीशन आ गया, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसका कंडीशन, मैक्सिमा का कंडीशन चेक करते हैं। इसको हम नोमेनक्लेचर दे देते हैं ए पॉइंट, इसको हम डाल देते हैं ए पॉइंट, इसको करते हैं हम बी पॉइंट, इसको करते हैं सी एंड डी। नोमेनक्लेचर दे देते, तो जेड एट ए पॉइंट। ए का क्या है हमारा, ए का है 0 10। तो 0 10 करोगे तो कितना आएगा 500 इंटू 0 प्लस 800 इंटू 10, मतलब 8000 आ रहा है पहला में। जेड बी पे कितना आ रहा है, जेड बी क्या है 0 0, तो ये 500 इंटू 0 प्लस 800 इंटू 0, तो ये हमारा 0 आएगा। जेड सी क्या आ रहा है बच्चे, जेड सी 30 और 0 हमने लिया है ना, 30 और 0 x का वैल्यू, तो 500 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 800, तो ये हमारा कितना आएगा 15 पे 3 0, 15,300। और जेड डी कितना आएगा बच्चे बताओ। जेड डी हमने किसको है वैल्यू पे लिया, जेड डी एट 24 और 4 जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। तो ये है 500 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 800। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। ओ सॉरी, अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, 24 इंटू 500 प्लस 800 इंटू 4, तो ये आ जाएगा ये 12,000, तो ये आ गया आपका प्लस 32 पे 2 0, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 15,200। ये देखो बच्चे, ये हमारा मैक्सिमम एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डी पे आया है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा, पहले देखो पहला को तो हमारा आ गया कि फॉर्मुलेट, तो हमने 3 ग्राफ फॉर्मुलेट कर दिया। दूसरा फीजिबल रीजन हमने ये निकाल दिया। और जो तीसरा है द ऑप्टिमम नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो बच्चे, इसका मैक्सिमम ऑप्टिमम कितना आ गया, जो हमारा जेड का कंडीशन आया, तो जेड मैक्स इज इक्वल टू 15,200, ये इनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा पर डे। ठीक है बच्चे, और ये कितने नंबर ऑफ चेयर कर पाएंगे, तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 24 और y का वैल्यू हमारा आया है 4, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम नंबर और ये आंसर। तो देखो बच्चे, इस टाइप का हमारा मेन मोटिव है इस क्वेश्चन को कि अप्रोच कैसे करना है,
इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसा करना है, थिंकिंग पावर कैसे बनाना है, सोचना कैसे है। अब आप बोलोगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि टेबल कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये 0 से बराबर होगा और एक क्लोज्ड लूप आएगा जिससे कि आप डेटा निकाल पाओ। तो आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आया होगा। ये सारे काफी क्रिटिकल है। कभी कभी ये इस टाइप का प्रॉब्लम 5 मार्क्स में आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग में, और नहीं तो आपका ये केस स्टडी में आएगा, कभी ये दोनों में ही आता है। तो आपको 10 से 12 नंबर ये सिक्योर करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आपको देखना है। अब हमारा फोर्थ प्रॉब्लम जो है टाइप 4, वो है ये देखो, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। टाइप 4, ए बैक्टीरिया कल्चर ग्रोन एट द रेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स साइज। तो इनिशियल ये बैक्टीरिया ग्रो 400 इन 2 सेकेंड। देखो 2 घंटा में कितना ग्रो कर दिया, हो गया। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग द ग्रोथ, सोल्व टू फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर द T आवर्स एंड प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन आफ्टर 5 आवर्स। तो देखो ये सब ना, जब आगे आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करोगे, तो जब डेटा एनालिटिक्स और डेटा स्टैटिस्टिक्स वाले स्टडी करते हैं, जो कि आजकल काफी डिमांडिंग है, तो इस टाइप का मॉडलिंग करके फिर हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो वो अलग अलग होता है मैथोलॉजी, और उससे हमें ये प्रोग्रामिंग करके ये निकालना पड़ता है सिनारियो। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फ्यूचरिस्टिक वे में बोर्ड भी देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल का क्लियर है या नहीं है। तो चलो अब हम इसे सोल्व करते हैं, सोचते हैं, व्यू पॉइंट करते हैं कि राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मॉडलिंग द ग्रोथ। तो एक तो बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शनेट करता है, मतलब डीबी देखो डीबी जो बैक्टीरिया का है ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये मान लेते हैं कि मास है, डीबी मास है, ठीक है बच्चे, ये मास का रेशियो है। तो ये डीबी बाई डी का ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर हम इसको लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो क्या होगा, पहला का डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग फॉर अ ग्रोथ इन 2 सेकेंड। तो हम इसको देखते हैं, डीबी बाई dt इज इक्वल टू KP। तो ये है K इज इक्वल टू ग्रोथ कांस्टेंट, और P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये B होगा। तो ये आपका हो गया KB, पहला इक्वेशन हमारा जो कि मॉडलिंग से आया। अब दूसरा है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर T आवर्स। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर T आवर्स, ठीक है बच्चे। तो T आवर्स के बाद हमारा क्या पॉपुलेशन होगा वो निकालना है। तो देखो अब इसको हमें क्या करना है, dB बाई B इक्वल टू K इंटू dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है 0 टू T, ठीक है बच्चे। देखो 0 सेकेंड में 0 ग्रो करेगा, और ये भी 0 टू T हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये हमारा आ जाएगा लॉग, ये आपका आएगा ना, इनिशियल वैल्यू भी कुछ होगा। तो देखो टाइम, ये आ जाएगा आपका dB। तो ये आप मान लो कि ये B0 है और ये B है, B को एज ए फंक्शन हो। तो log B इंटू B0 से B इक्वल टू K कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा T का फंक्शन में 0 टू T, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना कि log B बाई B0 इज इक्वल टू KT, ठीक है बच्चे। तो इसको अब ऊपर में लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा कि B बाई B0 इक्वल टू e टू द पावर KT, और तो फिर आपका B क्या आ जाएगा, B0 इंटू e टू द पावर KT। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा, हाँ, तो हमने जैसे देखा बच्चे कि पहला इक्वेशन के लिए हमारा ऑलरेडी ये आ गया है dB बाई dt इज इक्वल टू T। अब हमें दूसरा निकालना है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, सोल्व टू फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर T आवर्स। T आवर, तो देखो अब हमें इसे क्या करना है, dB बाई B को ले आओ राइट हैंड साइड,
और k इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा बी नॉट, ये टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और ये बी एट टाइम टी, और ये हो जाएगा एट टाइम टी सेकेंड। तो इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चे, तो क्या आएगा, लॉग बी ब्रैकेट में बी नॉट टू बी एट टाइम टी इक्वल टू के इंटू टी फ्रॉम 0 टू टी। अब इसका वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, लॉग बी डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू के इंटू टी। तो ये प्रोपोर्शन इंटू टाइम के टर्म में आएगा, और बी तो ये देखोगे। अब इसके बाद अब चेंज करोगे तो देखो बी डिवाइडेड बाई बी नॉट इक्वल टू ई टू द पावर के टी। तो तुम्हारा अब देखो इक्वेशन क्या आ गया, बी एट ए टाइम टी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ई टू द पावर के इंटू टी। देखो अब हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ, इनिशियल बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल था इंटू ई टू द पावर के टी के टर्म में आ गया। तो इस रेट से बैक्टीरिया ग्रो करेगी। तो चलो इसको हम इक्वेशन 2 में लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अब ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। तो हमारा ये क्या है, b इंटू टाइम t इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ई टू द पावर k इंटू टी। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसका हम कंडीशंस पुट करेंगे इक्वेशन से। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू कितना है, 100 दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में। इनिशियली इट बैक्टीरिया ग्रो 100 बैक्टीरिया ग्रो टू 400 इन 4 आवर। अब t इज 2 आवर, सॉरी 2 इज इक्वल 2 पे क्या हो जाएगा, बी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा बच्चे, 400 हो जाएगा। देख रहे हो किस लेवल से बैक्टीरिया ग्रो कर रही है। तो t इज इक्वल टू, तो कंडीशन पुट करो। पहला कंडीशन अगर b एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e इंटू के इंटू 0। ठीक है बच्चे, और ये बी नॉट, सॉरी, और इसको इंटू बी नॉट कर दो। तो बी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 100 इक्वल टू बी नॉट इंटू ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 1 होता है, ये 1 होता है। तो आपका बी नॉट का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 100 आ गया। ठीक है बच्चे, अब बी नॉट का वैल्यू 100 आ गया तो बी एट ए टाइम टी कितना आएगा, बी एट ए टाइम आ गया 100 इंटू ई टू द पावर के इंटू टी। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे इस साइड कि दूसरा कंडीशन से क्या आ गया। तो b एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा 100 इंटू ई टू द पावर k इंटू 2 आएगा, क्योंकि 2 सेकेंड पे चेक कर रहे हैं। तो अब देखो b नॉट 400 था, 400 इक्वल टू 100 इंटू ई टू द पावर 2k। तो 100 टू 100 गया तो 4 बचा, तो 4 आया। तो e टू द पावर 2k इक्वल टू 2 टू द पावर 2। ठीक है बच्चे, अब इसको लॉग लगा दो, दोनों साइड लॉग। तो 2k हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, लॉग 2 टू द पावर 2। ठीक है, 2 टू द पावर 2 आया। तो फिर अब इधर ले लो। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें कि k इज इक्वल टू, अब ऊपर लॉग 2 टू द पावर 2 क्या आएगा, 2 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, k का वैल्यू आ गया log 2। k का वैल्यू क्या आ गया, log 2। तो अब log 2 का वैल्यू डाल दो इसमें इक्वेशन 2 में। तो k का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो log का। तो k का वैल्यू इसमें डाल दो तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो प्रॉपर इक्वेशन आ गया ना हमारा, b एट एनी टाइम t इक्वल टू 100 इंटू ई टू द पावर log 2 इंटू टी। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, t इंटू और log 2 अगर हम बोले तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 इंटू टी टू द पावर t लिख सकते हैं ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं b इंटू टाइम t इक्वल टू 100 इंटू ई टू द पावर 2 टू द पावर t।
पावर टी हो जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे अब लिखते हैं ना बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग 100 इंटू ई टू द पावर लॉग 2 टू द पावर टी। ये हो गया हमारा बी एट एनी टाइम टी का कंडीशन, जो कि दूसरा है। ये हमारा पहला आया था सॉल्यूशन और ये हमारा दूसरा आया, बी एट एनी टाइम टी इक्वल टू 100 इंटू ई टू द पावर लॉग 2 टू द पावर टी। ये हमारा दूसरा हो गया बच्चे। अब हमें क्या बोला गया है, कंडीशन तीसरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। तीसरा हमें बोला गया है कि भैया बताओ कि प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 सेकेंड। तो तीसरे के लिए हमें क्या करना है, बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना है। तो एक चीज और देखो बच्चे, ये इसको ना एक हम और ये कर सकते हैं, इसको तुम देखोगे तो इसको और डिवाइड करते हैं। देखो ये e टू द पावर log 2 टू द पावर t को कुछ खुद फंक्शन log इंटू a टू द पावर x होगा ना, तो उसका वैल्यू a टू द पावर x हो जाता है। ठीक है, e के फॉर्म में होगा, e इंटू log टू द पावर a पाई x होगा तो a टू द पावर x आ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लिखते हुए ये दूसरे वाले इक्वेशन को फर्दर कर सकते हैं कि b एट टाइम t इज इक्वल टू 100 इंटू 2 टू द पावर t। तो ये बेसिकली हमारा सेकेंड आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें b एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखना है, 5 आवर पे देखना है, 5 आवर पे देखना है। तो कैसे, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 100 इंटू 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 आएगा इंटू 100 आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका 3200 आएगा। तो देखो 3200 इसका आंसर आ गया। तो पहला का आपका क्या आंसर आया, 1 मिनट। तो पहला देखो बच्चे, पहला अगर है तो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रही है ये डीबी के प्रोपोर्शनल में कर रही है, और ये इसका साइज के हिसाब से, तो dB बाई dt इज इक्वल टू kb होगा। k एक कांस्टेंट टर्म है। दूसरा हमने निकाला कि भाई इसका डिफरेंशियल लिखो, तो b एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 100, इनिशियल ग्रोथ 100 है, इंटू बताओ 100 इंटू हमारा आया 2 टू द पावर t, मतलब 2 का एक्सपोनेंशियल ट्वाइस हमेशा ग्रो कर रही है, मतलब आवर एंड आवर इट इज ग्रो बाय ट्वाइस, दुगना बढ़ रहा है उसका, देख रहे हो, दुगना रेट पे उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये दूसरा इक्वेशन था हमारा। तीसरा था कि 5th पोजीशन पे कितना हो जाएगा, तो 32,000 हो जाएगा। सोच रहे हो एक बैक्टीरिया, कभी कभी सोचना भी चाहिए ये सारी चीजें। 100 था वो, ठीक है बच्चे, 100 था इनिशियल ग्रोथ, और 5 घंटा में ही वो 3200 हो गया, 3200 ग्रो हो गया। सोच रहे हो, तो ग्रोथ रेट कितना हाई है बैक्टीरिया का। कुछ सोचना पड़ेगा इन लोग के लिए, बीमा उमा कुछ लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो कुछ दिन बाद शासन करेंगे हमारे ऊपर। तो चलो, ये टाइप 4 क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग लगा होगा कि इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके टाइम इंटरवल के हिसाब से हम कैसे लिंक करते हैं, और तीसरा हम उसका ये कैसे, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स, तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट यूज होता है ये इस टाइप का प्रॉब्लम का। तो ये अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से ये इक्वेशन पढ़ लिया तो आपको फिजिक्स में भी काफी काम आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो फ्रॉम मैथ एंड फिजिक्स प्रोस्पेक्टिव, दोनों के हिसाब से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 5th है। आज के लिए इतना ही होगा। 3D ज्योमेट्री पे देखो, 3D ज्योमेट्री हमने चाहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हो वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज करवाया जाए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है स्पीड में, राइटिंग में, तो आप बताओ मेरे को, मैं कोशिश करूंगा कि और इसको इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सिनारियो ए रूम एट अ पॉइंट A, B, C and D is given. The ceiling at a Z is equal to C. तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AB
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ सीलिंग पॉइंट वर्टिकली एबव ए एंड कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड ए डी। तो चलो इसको सोल्व करते। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो हम एक ग्राफ डायग्राम से सोचते हैं। तो ये बोल रहा है बच्चे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए का दिया हुआ है 1 2 3, पॉइंट बी हमारा दिया हुआ है 1 मिनट, इसको छोटा सा ही करते हैं कि हमेशा के लिए पॉइंट रहेगा ना। ए पॉइंट हमारा है 1 2 3, बी पॉइंट जो है हमारा 4 2 3 2 3 4 2 3, सी पॉइंट जो है हमारा वह है, सी पॉइंट बताओ 4 5 3 एंड डी पॉइंट जो है हमारा 1 5 3 1 5 3। तो पहले तो हमें क्या है ए और डी, पहले तो हमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। तो बच्चे पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि इसका लेंथ निकालना है ए सी का। तो चलो ट्राई करते बनाने का। ए सी का क्या लेंथ होगा? तो देखो ए देखो हमारे पास ए और सी का निकालना है, ठीक है बच्चे। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? अब ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हम इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सॉरी, तो अंडर रूट, अगर ए को हमें डिफाइन करना होगा, अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट अगर ए दिया हुआ है x1 y1 z1 और पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2 z2, तो इसका डिस्टेंस हो जाता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम AC का वैल्यू निकालेंगे, AC का। तो AC हमारा क्या आएगा बच्चे बताना उस कॉन्सेप्ट से। अगर हम AC तो C का वैल्यू है x2, तो x1 या x2 करो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं x1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो गया, ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका आ गया 3 अंडर रूट आंसर। तो बेसिकली ये हो गया कि ये हमारा जो वैल्यू है 3 इंटू अंडर रूट है AC का वैल्यू। तो पहला बच्चे हमारा आंसर आ गया है, पहला हमारा क्या आ गया डायगोनल AC का 3 अंडर रूट 2 आ गया पहला आंसर। अब चलो हम इसी हिसाब से दूसरे तीसरे का भी देखते हैं कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ सीलिंग पॉइंट वर्टिकली एबव द ए। तो देखो बच्चे ये कोऑर्डिनेट में बस जेड बोला गया है, ठीक है बच्चे, तो जेड बोला गया तो जेड का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसका देखो, और वर्टिकली एबव ए, वर्टिकली एबव ए मतलब ए है, तो एक प्लेन है, प्लेन मान लो सीधा प्लेन है, एक्स वाई पे है। तो और तो देखो ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ प्लेन दिया हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई पे दिया हुआ एक्स और वाई इधर होगा, और वर्टिकली मतलब ये जेड डायरेक्शन में है। तो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट है बच्चे वो ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 2 और 3। तो ये जो जेड का हो जाएगा फाइंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ सीलिंग पॉइंट वर्टिकली एबव। तो ऑलरेडी हमारा वर्टिकली बोला गया है, तो वर्टिकली जेड के डायरेक्शन में वर्टिकली। तो ए अगर 3 पॉइंट पे है, ए पॉइंट सपोर्ट है, तो ये पॉइंट जो बोला हमने आपको 1 2 3 तो 6। तो बेसिकली ये जेड का पॉइंट हो जाएगा 1 2 एंड 6, बिकॉज ये एक्स से वर्टिकली एबव है एट अ जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये जेड के डायरेक्शन में है वर्टिकली,
और एक्स एंड वाई रिमेन द सेम, तो हमारा इसका आंसर का डायरेक्ट है कि ये हमारा हो जाएगा, ये सिंस इट इज ए के वर्टिकल एक क्रॉस से हो रहा है वर्टिकली एबव, तो बिकॉज इट इज सीलिंग पॉइंट इज वर्टिकली एबव द ए, तो ए का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और हमारा जेड लेंगे हम जो सीलिंग पे दिया हुआ है, तो इससे हमारा जो आ जाएगा वर्टिकली का 1, 2 एंड 6, ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चे। देखो कितना सिंपल है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझोगे, प्लेन का प्रॉपर्टी जानोगे, विजुलाइज करोगे, तो इजिली ये बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, तो 1, 2, 6 ये दूसरे का आंसर हो गया हमारा। तो दूसरे का क्या आंसर हुआ बच्चे? 1, 2 एंड 6, ये दूसरे का हो गया। तीसरा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए बी एंड ए डी। तो चलो हम पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ए बी बताओ, वेक्टर बी माइनस ए 4 - 1 इंटू आई प्लस 2 - 2 इंटू जे प्लस 3 - 3 इंटू के। तो ये आपका आ गया 3i, और ए बी, और दूसरा क्या बोला गया है? ए डी। ए डी वेक्टर हमारा क्या है? वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर डी कितना है बच्चे? 1 - 1 इंटू आई प्लस 5 - 2 इंटू जे प्लस 3 - 3 इंटू के। तो ये हमारा आ गया, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारा आ गया 3j। अब देखो बच्चे, कभी भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे अभी डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आया है, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारा कितना आएगा बताओ बच्चे? तो ए डॉट बी का फॉर्मूला तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो अब इसको देखते हैं कि कितना आएगा। तो एक बार मैं कलर नोटेशन दिखा देता हूँ। ये ए डी का वैल्यू आया है और ये बी का आया है, तो अब और ये हमारा फॉर्मूला है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो। तो मॉड ऑफ ए बी कितना है? मॉड ऑफ ए बी कितना है? ये 3 है, और मॉड ऑफ ए डी कितना है? ये हमारा 3 है, तो दोनों का 3 वैल्यू आया है बच्चे। अब इसको क्या करते हैं कि ए क्रॉस कितना होगा? 3 कॉमन ले लेते हैं, आई इंटू जे, तो ये जो 0 हो जाएगा बच्चे। तो चलो रुको, मैं यहां पर समझाता हूं तुमको, ये तो समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा जो वैल्यू आया है, तुम्हारा अपना जो वैल्यू आया है, ए बी इक्वल टू 3i आया, और ए डी इज इक्वल टू 3j आया है। तो ए बी डॉट ए डी अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 3 कॉमन ले लो इंटू आई डॉट जे। कभी भी जे प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा। तो सिमिलर का ही 1 होता है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसके बीच एंगल 0 है, इसके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो कभी भी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, उस कॉन्सेप्ट से ये 0 है। ठीक है बच्चे, तो अब ये हमारा 0 आ गया। तो चलो अब ये तो 0 आ गया, अब इसका क्या होता है? ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू क्या है? इसका मोड लोगे तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। इसका मोड लोगे तो ये 3 आएगा। तो ये हो गया 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, और ये आपका आंसर 3 है। तो ये आंसर 3 90 डिग्री आया। तो देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग सिंपल है, सारे में 3 क्वेश्चन आप टेंटेटिव। अब चलो इसका हम समराइज कर देते हैं, और ये हमारा लास्ट वीडियो था।
अब देखो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि हमारा बोर्ड में किस टाइप का केस स्टडी आएगा। अब मुझे लग नहीं रहा है कि इससे कुछ बाहर कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो मान के चलो इसमें आपको भी 100% स्कोर करना है। प्रॉब्लम को आप समझो, सिनारियो समझो और दोनों को इंटीग्रेट करो। तो मान देखो अभी हमने क्या देखा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें टेंटेटिवली 3 क्वेश्चन होगा और तीनों रिलेटेड और सिनारियो बेस्ड होगा। ठीक है बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझाने के लिए लगाया गया है टाइम। आप कोशिश करना है इसको अच्छे से बनाएं और फुल मार्क्स लाओ। तो हमारा केस स्टडी कॉन्सेप्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया, केस स्टडी इंटीग्रेटेड विथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया। अब जो आएंगे नेक्स्ट लेक्चर लेकर वो हमारा एमसीक्यू बचेगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, और मैं गारंटी देता हूं कि उस लेक्चर के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।